Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SST. Today in my class we will try to understand the chapter which is given in your SST book special. I meant to say that the one book that is history. हिस्ट्री के बुक में जो जो चैप्टर हैं उनके बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे, जानेंगे। कल मैंने आपसे हिस्ट्री के बुक में कुछ चैप्टर पे बात की थी। हाउ व्हेन एंड वेयर द ट्राइबल्स द एंड गोल्डन एज एंड द पीजेंट्स, तो इस तरह के चैप्टर्स पे मैंने बात की। आज चैप्टर 7 पे हम बात करेंगे, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ड्वेल ओनर्स। वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स, आयरन स्मेल्टर्स, iron smelters, weavers, iron smelters, and the factory owners. फैक्ट्री ओनर, अगर आप आसानी से देखेंगे तो इस चैप्टर में 3 पार्ट को हमें देखना है और फिर इसके बाद दैट इज द चैप्टर 7। Chapter 7. The new book, Chapter 6. The next chapter, Civilizing, Chapter 8. That is civilizing the native, civilizing the native, educating the nation, educating the nations. Chapter 9, women's caste and reform. Women's caste and reform. Chapter 10, the changing world of visual art. Changing world of visual art. ये चैप्टर आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, एज आई इन्फॉर्म। एंड चैप्टर 11, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, स्पेशली कब से कब तक, तो टाइम पीरियड 1870 टू 1947, 1870 टू 1947 के बीच का। और चैप्टर 12 आपका है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। My dear student, why I am discussing about that? Because not one reason, 1, 2, 3 reasons. There are the different reasons. First reason is that nowadays what book is practiced on. अभी जो प्रचलित है किताब हमारे पास वो 2 थे। लास्ट ईयर की बुक देखेंगे तो उसमें आपको हिस्ट्री में सिर्फ 10 चैप्टर मिलेंगे। इस साल की जो बुक देखेंगे आपको, जो नई बुक आई है उसमें पुरानी बुक में 12 चैप्टर है, नई बुक में 10 चैप्टर है। पुरानी बुक में जो 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं उसमें एक
विजुअल आर्ट, द वर्ल्ड, चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट, ये आप में नहीं है। और एक चैप्टर और आपका इस बार सीबीएसई ने कम किया है, ट्राइबल दिकूस, वो ऑलरेडी लिया हुआ है। तो ये 2 चैप्टर टाइप है। कॉलोनियल सिटी जो चैप्टर है आपका, उसमें भी कुछ काट छाट की गई है सीबीएसई के द्वारा, लेकिन हम उसे पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट दैट। इन माय लास्ट टू लास्ट क्लास आई डिस्कस द चैप्टर फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों मैंने आपको वो चैप्टर पढ़ाई? क्योंकि आप लोगों में से कुछ बच्चों ने कहा कि कुछ टॉपिक सर ये इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया है, हमें इसको एक बार फिर से बता दीजिए। तो फिर उसको मैंने एक्सप्लेन किया था आपके साथ। माय डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट दिस इज रिवीजन क्लासेस, सो दैट्स व्हाई व्हाटएवर डिफिकल्टी व्हिच इज फेस्ड बाय यू, I mean to say that which difficulties faced by you, you have to inform me, and आपके डाउट, आपकी डिफिकल्टी के आधार पे ही मैं आपको ये वीडियो भेज दूंगा। एंड देयर इज नो मीनिंग ऑफ कंटिन्यूएशन। अगर ऐसा नहीं है कि मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं और उस चैप्टर में आप कोई पूछ लिया तो मैं उस चैप्टर को फिर बाद में लास्ट में पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं। नो, व्हाट आई फील दैट कि ये रिवीजन क्लासेस में आपको जो जरूरी है वो मुझे देना है, तो इसलिए बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू शुड शेयर योर व्यू इन माय ऑनलाइन क्लासेस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल प्रोवाइड यू दैट क्लासेस विच डिमांडेड बाय, आपके द्वारा जो मांगा जाएगा वो टॉपिक, वो चैप्टर मैं बना दूंगा, भले ही मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं। आई थिंक ये चूंकि अगर जिसे कंटिन्यूअस देखना है तो वो पुरानी वीडियो को देखिए, पुरानी मंथ की जो वीडियो है उसमें कंटिन्यूअसली सारे चैप्टर को सीक्वेंस वाइज कंटिन्यूएशन में बनाए गए हैं, तो वो बुक एज इट इज है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ओके, लेट मी कंप्लीट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाई आई वांट टू इन्फॉर्म अबाउट दैट। मैं इन चीजों के बारे में, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, द सिविलाइजिंग द नेटिव्स एंड एजुकेटिंग द नेशन, द वीमेन्स कास्ट एंड रिफॉर्म, changing world of the visual art, the making national movement and the India after independence। ये जितने भी चैप्टर हैं, सिवाय एक के, only one chapter, the changing of the visual art, इस चैप्टर को हटा दीजिए तो आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं। इट मीन जिसके पास पुरानी बुक है उनके लिए सेकेंड बुक में एक चैप्टर को हटा के सारे बुक को पढ़ने हैं। आई होप कि आपके पास ये डाउट अब नहीं होना चाहिए। आपने ऑनलाइन क्लास में मुझसे कई बार पूछा कि सर हिस्ट्री में कौन से चैप्टर हटाए गए, कौन से चैप्टर नहीं है, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है, तमाम सारी डाउट्स पे आपने बात की। कुछ लोगों ने कहा सर हमारे नई वाली बुक में ये चैप्टर नहीं है, नई वाली बुक में वो चैप्टर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, व्हाट आई इन्फॉर्म यू, कि जो 2 चैप्टर आपके सिविक्स में रिड्यूस किया गया है वो चैप्टर है मार्जिनलाइजेशन। वहां भी आई थिंक 12 चैप्टर है, वहां भी 10 चैप्टर कर दिया सीबीएसई ने। और दो चैप्टर जो हिस्ट्री से हटाए गए, एक चैप्टर था आयरन, ये चैप्टर 10 चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ द विजुअल आर्ट, और एक ट्राइबल दिकूज एंड देयर गोल्डन एज चैप्टर, वो हटा दिया गया। बाकी चैप्टर मैंने आपसे कहा हिस्ट्री में एक चैप्टर में थोड़ा काट छाट की गई, वो चैप्टर है द कॉलोनियल सिटीज का, आई थिंक जो नाम होगा आप देख लीजिएगा, जिसमें बंबई, कलकत्ता और मद्रास के बारे में डिटेल किया। तो इस तरीके से करीब करीब 2.5 चैप्टर आपके रिड्यूस हुए, 2.5 चैप्टर दैट वाज रिड्यूस्ड बाय सीबीएसई इन योर एसएसटी बुक, इन योर एसएसटी सिलेबस। तो अब कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, यू हैव नो डाउट रिगार्डिंग दैट कि अब कौन सा चैप्टर पढ़ने हैं, कौन नहीं पढ़ना है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें। ओके, तो यहां पे अब आपको ना मन में आपके कोई शंका होनी चाहिए चैप्टर को समझने में। नहीं, चलिए लेट अस कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर चैप्टर। तो आज हम लोग किस चैप्टर पे बात करेंगे? वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। हम लोग आज चैप्टर
हम लोग आज चैप्टर वीवर्स आयरन स्मेल्टर्स फैक्ट्री ओनर चैप्टर 7, कहीं कहीं चैप्टर 6 दिया होगा आपके बुक में, पुरानी नई वाली में। तो नेम वही है, कंटेंट्स अलग अलग है, तो कंटेंट्स पे मत जाइए। अगर चैप्टर की एक बार फिर आपसे काउंटिंग कर दूं, चैप्टर 1 है हाउ वेन एंड वेयर, ये आपको पढ़ना है। फ्रॉम द टेट टू टेरिटरी चैप्टर 2, ये भी पढ़ना है। रूलिंग द कंट्री साइड चैप्टर 3, ये भी आपको पढ़ना है। ट्राइबल रिकूज एंड द विजन्स ऑफ द गोल्डन एज, ये चैप्टर भी भले ही आपके रिड्यूस किया गया लेकिन हमने इसको पढ़ा है। एंड ट्राइबल रिकूज एंड चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिवील 1857 एंड आफ्टर, and then after chapter 6 colonial and the city, that is the chapter 6। अब इसमें मैंने आपको 1 to 6 की जो काउंटिंग की, इस 1 to 6 में सिर्फ एक चैप्टर के बारे में मैंने कहा कि आपके सिलेबस में इस साल नहीं रहेगा, वो है ट्राइबल डिक्यूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। देन आफ्टर द कॉलोनियल एंड सिटी चैप्टर जो 6 है उसमें भी थोड़ा बहुत काट छाट किया गया है। और फिर चैप्टर 7 वीवर्स एंड स्मेल्टर्स and factory owners, civilizing the natives, educating the nations, women caste and reform and the changing world of the visual art, ये चैप्टर आपके में हटा दिया गया है। एंड द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म मूवमेंट 1947, ये आपको पढ़ना है। और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये चैप्टर आपको सिलेबस में हिस्ट्री के रखे गए। तो अभी हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर है, फिर आपको ये रिवाइज क्लासेस में जो हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है वीवर्स आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हम क्या करेंगे। पहले वीवर्स, द कंडीशन ऑफ वीवर्स, वीवर्स की क्या स्थिति थी, कंडीशंस। कंडीशंस ऑफ वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स, प्रॉब्लम्स of the iron smelters and the factory owners, the situations में which was not in favor of the situations. Why? Because the British government, it means exploitation, इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशंस बड़े पैमाने पर हुआ। वीवर्स का, आयरन स्मेल्टर्स का, फैक्ट्री ओनर्स का, इनकी कंडीशंस कैसे थे, इनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, इनकी सिचुएशंस क्या थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट में इनके ऊपर का जो एक्सप्लॉयटेशंस था, या इसको हम डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ किया जा रहा दुर्व्यवहार था। अंग्रेज अपने व्यापार के प्रति अच्छी नहीं थी, अपने ब्रिटिश जो उनके यहाँ के इंडस्ट्रिस्ट थे उनके लिए अच्छी नहीं थी, और जो इंडियन इंडस्ट्रिस्ट थे उनके प्रति एक गलत व्यवहार, सप्रेसिव एक्शंस लिए गए। कैसे, क्या थे, इन सारी चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके, लेट अस सी योर चैप्टर। कहता है कि दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी। चलिए मैं इन चीजों को एक बार 60 मिनट हटा देता हूं। अब हम सिर्फ चैप्टर पे बात करेंगे, और वो चैप्टर्स अब देखते हैं क्या कहता है आपका बुक। अकॉर्डिंग टू योर SST बुक, इट इज द क्लियर आई मीन टू से दैट एकदम साफ साफ वर्णन किया गया है। कहता है दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। Crafts and industries. Crafts and industries.
वीवर्स को क्राफ्ट से जोड़ दिया, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स को इंडस्ट्री से जोड़ दिया। कहता है कि इन दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग on two industries, namely textile and iron and steel. Both these industries were the crucial for the industrial revolution in the modern world. Iron, it is also the very important elements for the industry. Every machines that was made from iron, मोस्टली लोहे से बनेगी। एंड एज फार एज द मैटर ऑफ द टेक्सटाइल्स, इट वॉज डिपेंड ऑन द क्राफ्ट इंडस्ट्री। बोथ दीज इंडस्ट्री वर क्रूशियल फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन the foremost the industrial nation in the 19th century. And when its iron and steel industry started growing from the 1850s, the Britain came to be known as the workshop of the world. Britain came to be known as the workshop of the world. ब्रिटेन को पूरी दुनिया का वर्कशॉप कहा गया, कारखाना कहा जाने लगा। जब आयरन इंडस्ट्री डेवलप हुई, जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई, तो इसका पूरा प्रभाव पड़ा। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द ब्रिटेन हैड ए क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। यू हैव सीन how the English East India Company's interest in the trade led to occupation of territory and how the pattern of trade changed over the decades. In the last 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profit through this sale. With the growth of industrial production, British industries began to see India as a vast market of their industrial production. And over time, manufactured goods from the Britain began the flooding India. How did this affect Indian craft industries? This is the question. We will explore it in this chapter. My dear student, author tried to inform you about the condition of the 17th and 18th century, especially 18th and 19th century. That time was the industrial development. During 1852, 17, अगर थोड़ा और पहले से चलते हैं, कहता है कि जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए टाइम पीरियड दिया है, डेट दिया हुआ है। अगर आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की डेट की बात करें, ब्रिटेन में इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने एक बड़ी क्रांति की, एक बड़े सारे बदलाव हुए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम। अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो नए नए वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था, जो नई नई चीजें बन रही थी, एक तरफ तो ये ब्रिटेन को एक समृद्ध परंपरा की तरफ ले जा रही थी, एक विकसित परंपरा की तरफ ले जा रही थी। इट मीन्स कि वहां की फैक्ट्रियों से बनी हुई वस्तुओं का उत्पादन जो हो रहा था, द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स विच वाज मेड फ्रॉम देयर फैक्ट्री, द इंडस्ट्री, ब्रिटिश ट्रेडर्स, दे वांट टू व्हाट, कि वो दूसरे देशों में जाए, उनसे अधिक से अधिक उनको लाभ प्राप्त हो, देयर मेन एम। सो दैट्स व्हाई
they wanted to connect the different cities. India is also one of them. Starting of the 17th century आप याद करिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में, ट्रेडिंग कंपनी के रूप में इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड की बनी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी जो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी कही गई, भारत में शासन करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पहले भारत में व्यापार कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे इसने अपना रूप बदल दिया। एक व्यापारिक कंपनी की जगह अब ये एक साम्राज्यिक कंपनी के रूप में बदल गया, इंपीरियल कंपनी का रूप ले लिया इसने। और ये सारी चीजें, ये सारा बदलाव उस समय के जो परिस्थितियां उसके अनुकूल ही था। आपका बुक कहता है कि दिस चैप्टर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। हम लोग इस चैप्टर में क्राफ्ट और इंडस्ट्री की कहानी पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी द क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। भारत में जब ब्रिटिश काल चल रहा था, उस समय हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे चल रही थी, हमारे यहाँ जो उद्योग थे उनका विकास कैसे हुआ और फिर किस तरीके से वो डिक्लाइन की तरफ गए, इन सारी चीजों पे इस चैप्टर में बताया गया है। कहता है कि द टाइम 1780s एंड 1850 एक समय था, 1780 to 1850, that was time which was called the Industrial Revolution era. In Britain, that was the first industrial revolution. फिर इसके बाद 1815 के बाद भी ये क्रम जारी रहा, 19th सेंचुरी तक आते थे। और अब ब्रिटेन में बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियों की स्थापना हो जाने से उत्पादों में वृद्धि हुई। अब पहले वो विदेशों से सामान मंगाते थे, अब वो विदेशों से सामान मंगाना उन्होंने बंद कर दिया। अब वो अपने सामानों को बड़ी से बड़ी मात्रा में विदेशों की मार्केट में डंप करना चाहते थे। और ये तभी संभव हो सकता है जब वो किसी देश पे शासन करें। तो उन्होंने यहां की भारतीय राजनीति में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और फिर यहीं से उनका स्वरूप, उनका स्ट्रक्चर जो एक ट्रेडिंग कंपनी का था वो बदलने लगा। वो स्ट्रक्चर अब सो डियर स्टूडेंट, if you will observe the chapter, then again I am saying to you the mechanized production of cotton textile made Britain the foremost industrial nation in the 19th century. And when its iron and steel industries started growing from 1850s, Britain came to be known as the workshop of the world. ये वही टाइम था जब ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद तमाम सारे वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर करने लगा था। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड ए क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। कहते हैं क्लोज कनेक्शन है, नए नए प्रदेशों को जीतना, नए नए क्षेत्रों को जीतना और भारत में अपने साम्राज्यिक विस्तार करने का। कारण इसके पीछे क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना। और जब वस्तुओं के उत्पादन बढ़ गए तो उन्हें नए नए देशों में
उन्हें अपने साम्राज्य का अंग बनाना और अपनी वस्तुओं को उसके बाजारों में उतार देना, ये उनका मेन एम था। ऐसा उन्होंने किया। दैट्स व्हाई I am saying the industrialization of Britain had a close connection with the conquest and the colonization of India. You have seen how the English East India Company's interest in trade led to occupation of territory, and how the pattern of trade changed over the decades. In the late 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profit through this sale. With the growth of industrial production, British industrialists began to see India as a vast market for these industrial products. And over time, manufactured goods from Britain began to flooding India. That was the reason कि भारत को उन्होंने क्या किया, अपने एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित कर लिया, क्योंकि उन्हें भारत में एक बड़ा बाजार दिखता था। दे ऑब्जर्व इंडिया एज ए बिग मार्केट टू फ्लडेड देयर गुड्स, अपने वस्तुओं की भरमार कर देना भारतीय बाजारों में, ये उनके दिमाग में चल रही थी। अब बात करेंगे इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट पे। टॉपिक है आपका इंडियन टेक्सटाइल्स Indian textiles and the world market. अब यहां पे इस टॉपिक को पढ़ने के पहले कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। कौन सी चीजें? भारत में कॉटन इंडस्ट्री, इंडियन टेक्सटाइल, स्पेशली यहां पे देखिए, ये किसकी बात कर रहा है? कॉटन इंडस्ट्री। इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री अत्यंत प्राचीन काल से ही अपने विकसित अवस्था में थी। द कॉटन इंडस्ट्री वॉज डेवलप मोर डेवलप्ड फ्रॉम देयर अर्ली एरा, शुरुआत के दिनों से। I think you have remembered about the Indus Valley civilization. आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इंडस का नाम ही कैसे पड़ा? सिंडन के नाम पे। और ये सिंडन क्या था? ग्रीक भाषा का शब्द। और ये ग्रीक में क्या बोलते हैं इसको? कॉटन को सिंडन बोलते थे। इसी से उसके नाम सिंडन पड़ा और ये पूरे कल्चर ही सिंधु घाटी सभ्यता गई। आज वर्तमान भारत में अगर आप इंडिया देखें, जो उसका आज का गुजरात का इलाका है, दैट इज गुजरात, ये एरिया आज भी कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। आज भी इस क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होता है? कॉटन। भारत में आज भी अधिक मात्रा में कॉटन यहां से प्राप्त होता है।
तो ये वही रीजन्स है जहां पे अधिकतम मात्रा में कॉटन का उत्पादन होता था। मेरे कहने का सेंस इतना ही है। ओनली आई वांट टू टेल यू दैट the textile industry was a very famous industry of India, not the modern era, middle era and ancient era. Also, in that eras, the culture, the civilization, इनके नामों से जाना गया। तो जब इंडियन टेक्सटाइल को इसके बारे में पढ़ेंगे और वर्ल्ड मार्केट में इसकी डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली मॉडर्न एरा में, तो विदेशों में भारतीय सूती कपड़ों की मांग बहुत ज्यादा थी, भारतीय रेशमी कपड़ों की मांग बहुत ज्यादा थी, स्पेशली सूती कपड़ों की मांग, कॉटन क्लॉथ्स की। ब्रिटेन का एक नॉवेलिस्ट है डेफो लिखता है अपने नॉवेल में, सॉरी रॉबिन्सन क्रूसो, वो अपने नॉवेल में लिखता है कि भारत के जो टेक्सटाइल्स हैं, कपड़े हैं, सूती कपड़े, वो इतनी तेजी से फैले, उनका विस्तार इतना ज्यादा हुआ कि वो पूरे ब्रिटेन के मार्केट में इस तरह से छा गए कि वो हमारे घरों में, हमारे कर्टेन में, हमारे बेडरूम में बेडशीट के रूप में, हमारे पॉकेट में एक जो हैंकरचीफ है उसके रूप में भी कॉटन इंडियन चाहिए। हमें इसको रोकना है। और फिर यहां से रुका गया और फिर यहां से एक नई कल्चर हुई। भारत में कॉटन इंडस्ट्री को डिमोरलाइज किया गया जब यहां पे आए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू विदेशों में, यूरोप में, स्पेशली ब्रिटेन में जो नए नए यंत्र बने, टूल्स बने, उन्होंने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, नए कपड़े बुने जाने लगे और फिर एक लंबा कहानी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। विल डिस्कस दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना है। गुड बाय एंड टेक केयर।